वेलकम टू देव की सिविल एकेडमी। देव की सिविल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी कंप्यूटर की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है जी, कंप्यूटर की जनरेशन की हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं और देखेंगे किस किस तरीके से कब कब जनरेशन कंप्यूटर की यहाँ पे चेंजेस हुई थी। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो हमने लिखा है यहाँ पे जनरेशन, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो ये जो टॉपिक आज का यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा कंप्यूटर की पीढ़ियां। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं, समझते हैं इस चीज को कि जनरेशन क्या होता है। जनरेशन का मतलब होता है एक के बाद दूसरी आने वाली पीढ़ी। यानी हमने सबसे पहले क्या किया, कुछ कंप्यूटर बनाया हमने। ठीक है, एक कंप्यूटर हमने डिजाइन किया तो उसमें क्या हुआ, समय के साथ साथ उसमें चेंजेस करने की यहाँ पे हमें नीड हुई। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू टाइम हमें क्या करना पड़ता था, उसमें चेंजेस करना पड़ता था, ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट होती थी उस समय पे। तो जब जब हमें ज़रूरत पड़ी उसमें चेंजेस करने की तो हमने क्या किया, उसमें चेंजेस किए, उसमें बदलाव किए, कुछ यहाँ पे नए फंक्शंस उसमें ऐड किए। तो उसी को हमने क्या कह दिया, एक पीढ़ी हमने उसे वहाँ पे कह दिया। ठीक है जी, फिर दोबारा जब हमें फिर से ज़रूरत हुई कंप्यूटर में बहुत सारे मेजर चेंजेस करने की, उसके बाद जब हम उसने चेंजेस हमने उसमें किए तो उसको हमने कह दिया कि ये कंप्यूटर की जो है दूसरी पीढ़ी है। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पे पीढ़ियों को हम आज देखने वाले कि किस किस तरीके से कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जो थी वो हुई थी। ठीक है जी, तो चलिए अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है जी, कंप्यूटर की पीढ़ी की अगर बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो सन 1946 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसे वैक्यूम ट्यूब युक्त एनिक कंप्यूटर की शुरुआत ने कंप्यूटर के विकास को एक आधार प्रदान किया था। ठीक है जी, यानी जो हमारा सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था वो कब बना, वो बना था हमारा 1946 में। ठीक है जी, हमारे जो कंप्यूटर सबसे पहला जो कंप्यूटर हमारा बना था वो कब बना, 1946 में बना। और इस पे किस चीज का यूज किया गया, इस पे किया वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया। ठीक है जी, क्या होती है वैक्यूम ट्यूब्स, हम देख के चलेंगे अभी जब हम यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम इन चीज को यहाँ पे कवर करके चलेंगे। ठीक है जी, तो वहां पे क्या किया, ये वैक्यूम ट्यूब्स का उसमें क्या किया गया, यूज किया गया। साथ ही साथ एनिक कंप्यूटर की शुरुआत ने जो उसका नाम रखा गया, क्या रखा गया, एनिक कंप्यूटर। ठीक है जी, तो उसकी शुरुआत ने कंप्यूटर के विकास को एक आधार प्रदान किया। यानी जब यहाँ पे 1946 में जब एनिक कंप्यूटर यहाँ पे डिजाइन किया गया तो कंप्यूटर की शुरुआत में सबसे जो बेस था, एक बेस का जो एक ढांचा था वो क्या कर दिया, एनिक कंप्यूटर ने यहाँ पे तैयार कर दिया था। ठीक है जी, साथ ही साथ कंप्यूटर के विकास के इस क्रम में महत्वपूर्ण डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर ने आज तक की यात्रा तय की है। ठीक है जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब जब हमें कंप्यूटर में यहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत पड़ी तो हमने चेंजेस किए और हमने उनको क्या कह दिया, यहाँ पे पीढ़ियां कह दिया। ठीक है, तो वो पीढ़ियां दर पीढ़ियां कंप्यूटर चेंजेस होते गए तो उस तरीके से क्या हुआ, कंप्यूटर का एक प्रॉपर विकास आज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है जी, फिर बात करते हैं कि इस विकास ने अपने क्रम को हम कंप्यूटर के हर एक मुख्य परिवर्तन के आधार पर निम्नलिखित 5 पीढ़ियों में बांटते हैं। यानी जो हमारा कंप्यूटर है अब तक 1946 से लेकर 2021 तक जो हमारी कंप्यूटर की अभी तक पीढ़ियां बदली हुई है वो कितनी पीढ़ियों पे यहाँ पे बांटा गया है, वो हमें बांटा गया है 5 पीढ़ियों पे। ठीक है, तो हम कंप्यूटर की जो पीढ़ियां है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हम उनको डिवाइड करके चलेंगे यहाँ पे 5 जनरेशन में। तो सबसे पहली जनरेशन की हम बात करेंगे और देखेंगे जिसका नाम आ जाता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं क्या, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कब से कब तक चला था, जो चला था 1946 से लेकर 1956 तक। ठीक है जी, तो 10 साल तक जो ये कंप्यूटर यूज किया गया था, इन 10 सालों के बीच में जो कंप्यूटर यूज किया गया था इसको क्या कहा गया, इसे कहा गया कि ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, यानी ये फर्स्ट जनरेशन का हमारे पास कंप्यूटर है। ठीक है जी, तो देख के चलते भैया क्या था इस कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत सन 1946 में हुई। ठीक है जी, और इसमें क्या हुआ, एकर्ट और मुचली ने, जो एकर्ट और मुचली हैं, इन्होंने क्या किया, एक एनिक, यानी एनिक का फुल फॉर्म में बात करूं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो एनिक का फुल फॉर्म यहाँ पे ये हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ था। यानी जो पहला कंप्यूटर डिजाइन किया गया था 1946 में, किसके द्वारा, एकर्ट और मुचली के द्वारा। ठीक है जी, तो इन्होंने किस कंप्यूटर का डिजाइन किया, इन्होंने किया एनिक कंप्यूटर का यहाँ पे डिजाइन किया। ठीक है, तो ये
क्या हुआ, यहां से कंप्यूटर की शुरुआत यहां से मानी जाती है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ठीक है जी, इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इसमें वैक्यूम ट्यूब का यहां पे यूज किया जाता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब आपने देखा होगा, जो हमारी पहले के जमाने में टीवियां चलती थी, जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवियां जो हुआ करती थी, इतनी ज्यादा काफी ज्यादा वो क्या होती थी, उनकी यहाँ पे चौड़ाई होती थी, तो उनके पीछे से जो भाग में आपने कभी अगर देखा हो तो पीछे के भाग में एक यहाँ पे रॉड टाइप की कांच की लगी हुई रहती थी। ठीक है, तो वही होता है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो जो हमारे फर्स्ट में जो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर चले थे उनमें किस चीज का यूज किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाता है यहाँ पे कि वैक्यूम ट्यूब्स का उनमें यूज किया गया। ठीक है जी, साथ ही साथ जिस वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ हमारे पास 1904 में हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कब, 1904 में हुआ था। किसने किया था, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है जी, तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, वैक्यूम ट्यूब का। साथ ही साथ जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी उसकी बात हमने यहाँ पे की है। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे देख के चलते हैं, अब बात करके चलते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट जनरेशन का जो हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर थे कि उसमें हमें यहाँ पे क्या क्या चीज देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में देखने के लिए मिलती थी, तो सबसे पहले बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। ठीक है जी, इसमें क्या किया जाता, वैक्यूम ट्यूब का यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये क्या था, पंच कार्ड पे आधारित था। ठीक है जी, इसमें किस चीज का यूज होता था, पंच कार्ड का इसमें यूज किया जाता था। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यहां पे यूज किया जाता था। जैसे आज के टाइम पे हम संग्रहण के लिए, डेटा स्टोरिंग के लिए हम क्या किस चीज का यूज करते हैं, हार्ड डिस्क का करते हैं और सीडी का करते हैं, पेन ड्राइव का करते हैं। तो उसी टाइम पे जो उस समय था 1946 में, यानी जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की थी, वहां पे किस चीज का यूज किया जाता था, वहां पे यूज किया जाता था मैग्नेटिक ड्रम का। यानी एक ड्रम के आकार का जो हमारे पास एक स्टोरेज डिवाइस होता था, उसमें मैग्नेट वहां पे क्या होते थे, इंस्टॉल हुआ करते थे। ठीक है जी, तो इस फॉर्म में वहां पे डेटा को रखा जाता था। साथ ही साथ अगला पॉइंट कहता है कि बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय ये कंप्यूटर थे। ये तो जायज सी बात है कि जब नया नया कंप्यूटर डिजाइन हुआ है तो ये बहुत नाजुक होंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पे सेंसिटिव होंगे। साथ ही साथ ये क्या होंगे, इतने ज्यादा ये रिलायबल नहीं होंगे, इसमें हम इतना ज्यादा भरोसा हम इन पे नहीं कर सकते। ठीक है जी, आज के टाइम पे जबकि मैंने आपको पहला जो वीडियो लेक्चर बताया कंप्यूटर का, उस पर मैंने आपको बताया जो हमारे कंप्यूटर ये क्या है, विश्वसनीय है, हम इन पे आज जो है आंखें बंद करके हम इन पे भरोसा करते हैं। लेकिन जो हमारा फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर बना था वहां पे हम इन पे भरोसा नहीं करा करते थे। ठीक है जी, साथ ही साथ बहुत सारे एयर कंडीशनर का इसमें प्रयोग किया जाता था। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे एक टॉपिक और आ जाता है, एक लाइन और आ जाती है कि इसमें क्या किया जाता था, जो फर्स्ट जनरेशन के हमारे पास कंप्यूटर थे इसमें किस चीज का यूज किया जाता था, इसमें किया जाता था हमारे पास बहुत सारे एयर कंडीशनर से, यानी एसी का यूज किया जाता था। अब क्यों किया जाता था, देखिए उस समय का जो कंप्यूटर था काफी हैवी आकार में वो हुआ करते थे। ठीक है, काफी बड़े कंप्यूटर डिजाइन हुआ करते थे उस समय पे, नए नए कंप्यूटर का जब दौर चल रहा था। साथ ही साथ क्या होने लगा था, देखिए इतने बड़े बड़े जब पे वैक्यूम ट्यूब से लगने लगे थे, इतने बड़े बड़े उसमें कंपोनेंट इंस्टॉल किए जाने लगे थे, तो उसमें हीटिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने लग गई थी। ठीक है, कंप्यूटर हीटिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने लगी थी उसमें, यानी कंप्यूटर बहुत जल्दी यहां पे गर्म होने को देखने के लिए मिलता था। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन इस चीज का निकालने के लिए ये निकाला गया कि वहां पे बहुत सारे एसीज वहां पे लगा दिए गए। ठीक है जी, तो एसीज की जरूरत हमें वहां पे पड़ा करती थी। साथ ही साथ मशीन तथा असेंबली भाषाओं में इसमें प्रोग्रामिंग किया जाता था। ठीक है, जो हमारी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, अभी आने वाली वीडियो लेक्चर्स में आपको बताऊंगा, तो उसमें मशीनी और जो असेंबली भाषाएं जो हैं उन चीज का इसमें यूज किया जाता था। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अब बात करके चलते हैं जो हमारा सेकंड पीढ़ी के यहाँ पे कंप्यूटर आ जाते हैं, यानी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की हम बात करते हैं, जिसका सन हमारे पास चलता है कब से कब तक, जिसका सन हमारे पास आता है यहाँ पे 1956 से 1964 तक। ठीक है जी, हमें देखने के लिए मिलता है 1956 से 1964 तक यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। जबकि पहला हमें देखने के लिए मिला था 1946 से 1956 तक हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला था, और दूसरा हमें जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमें देखने को मिलती है वो मिलती है 1956 से 1964 तक। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि इनमें किस चीज का यूज किया जाता था। अब देखिए यहां पे क्या बदलाव किए गए। अब ये द्वितीय पीढ़ी का जब कंप्यूटर डिजाइन किया गया तो ये इस मोटिव के साथ यहां पे डिजाइन किया गया, इस गोल के साथ यहां पे डिजाइन किया गया कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर में जो इश्यूज आ रहे थे, जो प्रॉब्लम फेस हमें करनी पड़ रही थी, उन प्रॉब्लम को यहां पे ओवरकम कर दिया जाना चाहिए। ठीक है जी, तो यहां पे इसी चीज को बेस मानते हुए सेकंड पीढ़ी के जो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं इन चीज को यहां पे डिजाइन किया गया।
तो देख के चलते हैं क्या क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब, इन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब और किस स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास एक यहां पे आ जाता है एक लाइन कि इन कंप्यूटर में क्या था, इन कंप्यूटर में हमारे पास जो वैक्यूम ट्यूब था, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें उसका यूज किया जाता था, लेकिन जो अब हमारे पास सेकंड जनरेशन की बात आई तो यहां पे क्या चेंजेस देखने के लिए मिला, यहां वैक्यूम ट्यूब के बदले किस चीज का यूज किया जाने लगा, ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का यहां पे उपयोग किया जाने लगा था, ठीक है जी। तो यहां पे किस चीज का यूज किया जाने लगा, ट्रांजिस्टर्स का यहां पे यूज किया जाने लगा। साथ ही साथ जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये होता है क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड होता है, ठीक है जी। एक इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है हमारे पास, ये डिवाइस होता है, छोटी छोटी चिप टाइप की हमारे पास इस तरीके से ये होते हैं। तो यहां पे वैक्यूम ट्यूब हटाकर, अब इतना बड़ा यहां पे वैक्यूम ट्यूब हटाकर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स में क्या करने लग गया, वहां पे उसको रिप्लेस कर दिया गया। अब देखिए जब रिप्लेस कर दिया छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स में तो क्या होगा, यहां पे हमें उसका थोड़ा सा साइज रिड्यूस देखने के लिए मिलेगा, यानी साइज थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ क्या होगा, थोड़ा सा हीटिंग प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो देखते चलता है अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ट्रांजिस्टर्स के आने के बाद कंप्यूटर के आकार में भी सुधार आया। देखिए सेम चीज जो मैंने आपको बताया अभी, क्या हुआ कि कंप्यूटर के आकार में क्या हुआ, हमें सुधार देखने के लिए मिला। यानी जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में इतने बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे वो सेकंड जनरेशन तक आते आते थोड़ा सा रिड्यूस उनका साइज यहां पे कर दिया गया था, ठीक है जी। साथ ही साथ द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के आकार में छोटे हो गए, ठीक है जी। जो मैंने आपको बताया कि इनका आकार क्या हो गया, इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यहां पे क्या हो गया, इनका साइज रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे पास सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। अब थोड़ा सा देख के चलते हैं कि क्या क्या लक्षण हमें यहां पे देखने के लिए मिले द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स के, ठीक है। तो पहले लक्षण की हम बात करें तो जो पहला लक्षण हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है वैक्यूम ट्यूब के बदले यहां पे ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाने लगा था, जैसा हमने भी आपको बताया। दूसरा जो है अपेक्षाकृत छोटे एवं ऊर्जा की खपत यहां पे कम होने लगी थी। अब देखिए जब इतने बड़े बड़े जब कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन में तो उनके लिए वहां पे उतनी ज्यादा पावर सप्लाई उनकी रिक्वायरमेंट थी, इतनी ज्यादा पावर सप्लाई उनको वहां पे चाहिए होती थी। लेकिन जब कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के बदले यहां पे ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाने लगा तो उनका साइज तो रिड्यूस हुआ ही हुआ, उनका वेट भी यहां पे रिड्यूस हुआ ही हुआ। साथ ही साथ क्या होगा, उनको जो यहां पे इलेक्ट्रिक जो यहां पे चाहिए था, जो उनको यहां पे सप्लाई चाहिए थी, उसकी भी जो है क्वांटिटी यहां पे कम कर दी गई। यानी उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी जो ऊर्जा है कम मात्रा में उसको वहां पे अब चाहिए होती थी सेकंड जनरेशन में, ठीक है जी। साथ ही साथ क्या हुआ, अधिक तेज एवं विश्वसनीय ये होने लगे, ठीक है। इनकी स्पीड ऑटोमेटिकली यहां पे इंक्रीज हो गई जब थोड़ा सा एडवांस हमने यहां पे इनमें इक्विपमेंट जो है इंस्टॉल कर दिए गए, जो एडवांस हमारे पास डिवाइसेस हैं वो इंस्टॉल कर दी गई, तो इनकी स्पीड क्या होगी, ऑटोमेटिकली थोड़ा सा इंक्रीज होगी। साथ ही साथ क्या हो गया, ये थोड़े से हमारे पास विश्वसनीय होने लगे, यानी हम थोड़ा सा इन पे भरोसा कर सकते थे, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, थर्ड पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है कि प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा ये क्या थे, कम खर्चीले थे। जैसा मैंने बताया आपको कि यहां पे ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाने लगा, इतनी बड़ी बड़ी जो वैक्यूम ट्यूब्स थी, साथ ही साथ जब साइज रिड्यूस हो गया है पूरे कंप्यूटर का तो इसका मतलब हमें कम कम यहां पे क्या चाहिए होंगे, इक्विपमेंट उस पर इंस्टॉल करने के लिए चाहिए होंगे। तो इसलिए क्या हो गया, जो कंप्यूटर था सेकंड पीढ़ी का वो क्या हो गया, इन कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अपेक्षा क्या हो गया, वो थोड़ा खर्चीला कम हो गया, थोड़ा सस्ता हो गया, कहने का मतलब है, ठीक है जी। अगला पॉइंट कहता है कोबोल और जो फोर्ट्रॉन जैसी हमारे पास यहाँ पे उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का क्या होने लग गया था, यहाँ पे विकास होने लग गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में जब तक हम थे वहां पे मशीनी लैंग्वेज का वहां पे यूज किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे आने लग गए सेकंड जनरेशन में तो यहाँ पे दो भाषाएं और उभर के आ गई। पहला आ जाता है हमारे पास कोबोल, ठीक है जी, और दूसरा आ जाता है फोर्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, ये भी हमारे पास कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी प्रोग्राम को लिखते हैं, किसी प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। सिंपली मैं आपको समझाऊं तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या फिर कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए जिस प्रोग्रामिंग भाषा का यूज किया जाता है हम उसी को क्या कह देते हैं, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कह देते हैं, ठीक है जी। लास्ट में हम देखते हैं, लास्ट पॉइंट कह रहा है कि संग्रहण डिवाइसेस जो है प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का इसमें प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है जी। इसमें क्या प्रयोग किया जाने लगा, इसमें यहाँ पे प्रयोग किया जाने लगा प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स का भी यहाँ पे प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। देखिए प्रिंटर का विकास कब हो गया था, यहाँ पे हमारे पास 1956 से 1964 के बीच में यहाँ पे क्या हो गया था, प्रिंटर का भी आविष्कार यहाँ पे हो गया था। साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम ओएस बोलते हैं, जो आज विंडोज 11 तक पहुंच गया है, तो इसका विकास भी वहीं पे हो चला था, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की बात। अब देख के चलते हैं एक स्टेप और आगे कि थर्ड जनरेशन की जो कंप्यूटर थे
यहाँ पे क्या क्या हमें चेंजेस देखने के लिए मिले। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था, इसमें सबसे मेजर जो चेंजेस हमें देखने के लिए मिलता है, इसमें आ जाता है भैया कि यहाँ पे हम आईसी का यूज करने लग गए थे, यानी इंटीग्रेटिंग यहाँ पे सर्किट्स का हम यहाँ पे यूज करने लग गए थे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे आ जाता है, पूछा जाता है अक्सर कि किस जनरेशन के कंप्यूटर में हमने पहली बार आईसी का यूज किया था, तो हमने जो है थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें हमने सबसे पहले आईसी का यूज किया था। ठीक है जी, तो आईसी का यूज किया था, तो देखते हैं इससे क्या क्या बदलाव हमें देखने के लिए मिले। तो देखते हैं लक्षण क्या क्या थे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के। तो सबसे पहला मिल जाता है कि एकीकृत सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम बोलते हैं, इसका यहां पे यूज किया जाने लगा था। साथ ही साथ क्या हुआ, प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी की अपेक्षा आकार में और वजन में क्या हो गए, बहुत ज्यादा कम हो गए। ठीक है, अब आईसी इतनी छोटी छोटी होती है, आपने देखी होंगी। ठीक है जी, एक छोटी छोटी चिप जिसे हम बोलते हैं आईसी होती है वो, तो उसमें क्या होने लगा, जब छोटी छोटी यहाँ पे चिप का यूज होने लग गया तो उसका साइज ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो गया। ठीक है जी, अच्छा, और साइज अगर कम होगा तो यहां पे उसका वेट भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा कम हमें देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि यह क्या होने लग गया, और अधिक विश्वसनीय होने लगे, यानी हम इस पे और ज्यादा भरोसा करने लग गए थे। क्यों? क्योंकि इतने समय से हम जिस चीज को यूज करते हुए आ रहे हैं, इस इतने समय से, इतने सालों से जिस चीज पे हम इतना भरोसा करते हुए आ रहे हैं, तो समय के साथ साथ वो भरोसा बढ़ते हुए जाता है। ठीक है जी, तो वही चीज हुआ कि यहाँ पे क्या होने लगा कि यहाँ पे और अधिक ये विश्वसनीय होने लगे। साथ ही साथ क्या हुआ, देखिए पोर्टेबल एवं आसान रखरखाव इनका होने लगा। पोर्टेबल का मतलब है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में यहाँ पे क्या थे, आप सक्षम थे, एक स्थान से दूसरे स्थान में रखने के लिए इसको सक्षम थे। ठीक है, जबकि पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर थे कमरे के बराबर हुआ करते थे, तो वहां पे ये चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन में आईसी के साथ साथ बहुत सारी चेंजेस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिले। साथ ही साथ क्या हुआ, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का वृहद स्तर पर प्रयोग हुआ, यानी उच्च स्तरीय जो प्रोग्रामिंग भाषा थी वो सेकंड जनरेशन तो आ गई थी, कोबोल, और हमने अभी एक और यहाँ पे देखी थी। ठीक है, फोर्ट्रॉन की हमने यहाँ पे बात की थी। तो लेकिन जो भाषाएं थी कोबोल और फोर्ट्रॉन, वो यहाँ पे आते आते बहुत ज्यादा उसका यहाँ पे यूज होने लग गया था थर्ड जनरेशन में। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। अब बात करते हैं कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन की यहाँ पे, जिसका समय आता है हमारे पास कब से कब तक, 1971 से लेकर 1985 तक। ठीक है, तो ये होता है कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो इस पीढ़ी में क्या हुआ, देखिए इस पीढ़ी में आईसी यानी इंटीग्रेटेड जो सर्किट है को और अधिक विकसित किया गया। ठीक है, जहां से आईसी का यूज हो गया वहां से आज तक आईसी को हम आज तक डेवलप करते हुए आ रहे हैं, उसको आज तक हम एडवांस बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है जी, तो यहां पे क्या हो गया, फोर्थ जनरेशन में आईसी को और ज्यादा यहां पे विकसित करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ क्या हुआ, जिससे क्या हुआ, एक विशाल एकीकृत यानी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे आईसी को मिला के यानी एक आईसी ऐसी बनाएगी जो बहुत सारे आईसी का काम अकेले कर देती थी, और उसी को हमने बोला यहां पे क्या, उसे हमने बोला एकीकृत सर्किट, यानी विशाल एकीकृत सर्किट, या फिर भी बात कहें उसे हमने कहा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, हमने उसे यहां पे कह दिया। ठीक है जी, इसके साथ ही साथ इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक छोटी सी चिप में आ गई। जबकि देखिए जो हमारे पास आईसी थी, इसके आविष्कार से क्या हुआ, जो हमारे पास लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट जो था, इसके आविष्कार से क्या हुआ, जो हमारे पास सीपीयू था, जो कंप्यूटर का दिमाग इतना बड़ा हमारे टाइम समय हमारे पास हुआ करता था उस टाइम पे, तो उसको क्या हो गया, उसको भी एक छोटे से साइज में यहां पे रिड्यूस कर दिया गया, किसके द्वारा, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट द्वारा। ठीक है जी, तो जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं आज के टाइम पे, माइक्रो प्रोसेसर हम उसे आज कहते हैं। ठीक है जी, इसके उपयोग वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, यानी जिन कंप्यूटरों में, मैंने जब आपको कंप्यूटर के प्रकार पढ़ाए थे यहाँ पे, तो उस समय मैंने आपको बताया था जिन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर यानी माइक्रो चिप लगी रहती है, उसे क्या कह देते हैं, माइक्रो कंप्यूटर हम उन्हें कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। अब थोड़े से इनके लक्षण देखते चलते हैं कि हमें क्या क्या लक्षण यहाँ पे देखने के लिए मिले। तो सबसे पहले तो वही आ जाते हैं कि क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ये क्या हो जाते हैं, विशाल स्तरीय एकीकरण इनका हो जाता है। क्या मतलब, बहुत ज्यादा अमाउंट में इसका एक आईसी, एक पावरफुल आईसी इसमें लगा दी गई थी, जिसके कारण क्या हो गया, ये एकीकृत हो गया, यानी पूरा सिस्टम जो इतना बड़ा बड़ा बिखरा हुआ करता था वो एक छोटे से उस पे आके रुक गया। ठीक है, छोटे से स्ट्रक्चर पे आके हमें देखने के लिए मिल गया। ठीक है जी, साथ ही साथ आकार में अद्भुत कमी हमें देखने के लिए मिली। जैसा कि मैंने आपको बताया, आकार हर पीढ़ी पे क्या होने लग रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है। ठीक है, आकार में हमें यहाँ पे अद्भुत कमी देखने के लिए मिली। साथ ही साथ क्या हुआ, साधारण आदमी की क्रय क्षमता के अंदर आ गए। अब क्या होने लग गया, देखिए अब जो है, जो आम आदमी, जो आम जनता है, वो क्या करने लग सकती है, अब इस कंप्यूटर को खरीद सकती है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स को। जबकि थर्ड और सेकंड, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर ऐसे थे जिनको आम जनता के वो
लेवल पे नहीं थी, आम जनता के वो अंडर पे नहीं थी। ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा सर्व संपन्न जो लोग थे वही उस चीज को वहां पे खरीद पाते थे। साथ ही साथ क्या होने लग गया, ये बहुत अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय और अद्भुत गतिमान होने लगी, यानी इनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो गई। साथ ही साथ क्या होने लग गया, बहुत ज्यादा यहाँ पे विश्वास इन पे किया जाने लगा था। ठीक है, अधिक मेमोरी क्षमता इन पे होगी, यानी इसकी जो कैपेसिटी जो थी, बहुत ज्यादा स्टोरेज पावर इसकी यहाँ पे बढ़ा दी गई। साथ ही साथ क्या हो गया, कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क का विकास होने लग गया, यानी कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क की यहाँ पे बात हो रही है, यानी इंटरनेट का यहाँ पे क्या होने लग गया, विकास होने लग गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे बात करते हैं कि पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर हमें क्या देखने के लिए यहाँ पे चेंजेस देखने के लिए मिलता है। तो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करूं तो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि अभी जो चल रहा है हमारे पास कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन चल रही है। अभी हमारे पास कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो 5वीं जनरेशन कब से कब तक चली थी, 1985 से लेके अभी तक जो चल रही है वो क्या चल रही है, हमारे पास कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन चल रही है। जब तक कि हमारे पास 6ठी जनरेशन नहीं आ जाती तब तक हम क्या कहेंगे कि ये 5वीं जनरेशन चल रही है। ठीक है जी। अच्छा, तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कंप्यूटर वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समाहित करने के लिए प्रयासरत है, यानी इस पे अभी भी प्रयोग किया जा रहा है कि कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल किया जाए, कंप्यूटर में हम ऐसे डिजाइन करें उसको कि उस पे क्या हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें यहां पे देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि उसको इस तरीके से डिजाइन कर दिया जाए कि वो अपने काम स्वतः ही कर ले। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो सऊदी अरब का आप कभी YouTube पे सर्च करना, सोफिया, SOFIA, सोफिया रोबोट करके आप कभी सर्च करना, तो वो ऐसा रोबोट है वहां पे कि पहला एकमात्र विश्व का ऐसा रोबोट है जिसे वहां की सिटीजनशिप वहां पे मिल गई है, जिसे वहां की नागरिकता मिल गई। यानी वो एक ऐसा रोबोट है, सोफिया ऐसा रोबोट है जो खुद से सारी भाषाएं बोलता है, उस पर प्रोग्रामिंग एक बार कर दी गई है। वो क्या करती है, खुद से सारी भाषाएं बोलती है। आप उससे जिस लैंग्वेज में आप बोलेंगे उसी लैंग्वेज में वो रिस्पॉन्स देती है। आप जो वो पूछेंगे वो आपसे, वो सब कुछ आपसे उसी चीज में, उसी फ्लो में आपसे वो बातें करती है। ठीक है, यानी उसका अपना आधार कार्ड है, उसका अपना राशन कार्ड है, उसका अपना वोटर आईडी कार्ड है। इस वजह से क्या दी गई है, उसको वहां पे नागरिकता दी गई है। क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वहां पे क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल हमें देखने के लिए मिलता है। कभी सर्च कीजिएगा, जरूर कीजिएगा यूट्यूब पे सोफिया रोबोट करके। ठीक है जी, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे सरप्राइज्ड फील होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको गर्व फील होगा कि हम आज इस लेवल तक पहुंच गए कि हमने एक रोबोट को ऐसे डिजाइन कर दिया है कि वो खुद से सारे काम करने लगा। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा हानिकारक भी हो सकता है आने वाले टाइम पे, लेकिन अभी के टाइम के अकॉर्डिंग ये काफी जरूरी था ये चीज करना। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की बात यहाँ पे हो जाती है। अब थोड़ा सा बात करके चलते हैं कि कंप्यूटर, अब जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर इसके लक्षणों की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, सबसे पहले जो हर चीज हमें देखने के लिए मिल रही है, जो हर पीढ़ी में कम होते जा रही है, वो क्या है, उसका साइज, और उसका साइज, आकार, और बात करें उसका वेट की यानी उसका भार का। ठीक है, तो ये क्या हो गया भैया, हमें ये कम देखने के लिए मिला। साथ ही साथ क्या हुआ, इंटरनेट का यूज होने लग गया था, मैंने आपसे कहा। तो यहां पे क्या हुआ, इंटरनेट क्या है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंटरनेट क्या है, यहां एक बहुत बड़ा जाल है, पूरे दुनिया में फैला हुआ एक ऐसा जाल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, एक जगह से बैठ के दूसरे जगह पे, एक जगह से दूसरे जगह में हम क्या करते हैं, डेटा को भेजते हैं, डेटा को रिट्रीव करते हैं, डेटा को रिसीव करते हैं। तो ये क्या होता है, इंटरनेट का यूज होता है। तो ठीक है, तो 5वीं पीढ़ी में आते आते यहाँ पे कंप्यूटर का आकार तो साथ ही साथ जो रिड्यूस हुआ ही हुआ, साथ ही साथ हम क्या करने लग गए, यहाँ पे इंटरनेट का भी यूज करने लग गए थे। ठीक है, और बात करें मल्टीमीडिया का भी यहाँ पे यूज होने लग गया, यानी यहाँ पे साउंड का, ग्राफिक्स का, और साथ ही साथ टेक्स्ट का यहाँ पे क्या हो, एक सम्मिलित रूप हमें देखने के लिए मिला, जिससे मूवी होगी, गेमिंग होगी। तो इस चीज का भी यहाँ पे जो है 5th जनरेशन में ये चीज भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, साथ ही साथ नए अनुप्रयोग यानी न्यू एप्लीकेशन से यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। कंप्यूटर की तकनीकी अविकसित होने के कारण इसके अनुप्रयोगों को फिल्म निर्माण, जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे जो हमारे पास परिवहन नियंत्रण में इसका यूज किया जाने लगा, यानी टिकट रिजर्वेशन में, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, टिकट रिजर्वेशन में और फ्लाइट बुकिंग में इस तरीके से जो है यूज किया जाने लगा था कंप्यूटर्स का। ठीक है, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज में और हमारे पास व्यापार में किया जाने लगा, रिसर्च में किया जाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास काफी ज्यादा फील्ड्स में इसका यूज किया जाने लगा था। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि कंप्यूटर की जनरेशन की हमने बात की, 5 जनरेशन की हमने यहाँ पे बात की। ठीक है जी, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।